ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स, आपका अपना चैनल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये बीपीएससी की टॉपर है प्रीति मैम, उनकी कॉपी है। ठीक है, ये बीपीएससी का चेक्ड कॉपी है, जिसमें ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे उनको किस क्वेश्चन में क्या मार्क्स मिला हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 38 मार्क्स का है, यहाँ 15 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 38 मार्क्स का है, यहाँ पे 24 मार्क्स मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 38 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 22 मार्क्स मिला है। और 20 से ऊपर जो मार्क्स है ना, देखिए टोटल 38, अगर आपको 50% मिल रहा है यानी कि 19 से लेके 20 नंबर तक मिल रहा है, तो ये गुड मार्क्स हैं। और 22 नंबर तो मतलब कि अबव गुड है। ठीक है, मतलब ये सिलेक्शन वाला मार्क्स है कि आपका रैंक आएगा अगर एवरेज आपका मार्क्स हर जगह ऐसा रहे तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 19 मार्क्स है, 50%, यहाँ पे 23 मार्क्स है। तो बेसिकली आप मार्क्स है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। और हम लोग एक एक क्वेश्चन को उठा के देखते हैं कि कैसे उसका आंसर लिखा गया है। इतना जो कंफ्यूजन होता है कि मतलब क्या क्या पढ़ें और फिर आंसर कैसे लिखें। ठीक है, तो देखिए हमारा पढ़ने का अल्टीमेट एम क्या होता है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है पढ़ाई करने का। अल्टीमेट एम क्या है आपका, आप बताइए। अल्टीमेट एम आपका है कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, और सिलेक्शन होने के लिए क्या चाहिए आपको, पीटी क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। अब देखिए जो पीटी क्वालिफाई कर गए तो उनको मेंस क्वालिफाई करना है, देन दे विल गो टू इंटरव्यू। मेंस क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको कॉपी में मार्क्स चाहिए, जैसे इनको मार्क्स यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, वो मार्क्स कैसे आएगा। ठीक है, तो सारा का सारा डिस्कशन हमारा इस पे होना चाहिए कि कैसे आंसर लिखा जाता है और उससे मार्क्स कैसे मिलता है। डिस्कशन ये नहीं होना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, फलाना पढ़ रहे हैं, ढिमकाना पढ़ रहे हैं। डिस्कशन ये होना चाहिए कि आंसर है तो आंसर ऐसा होता है और इसको ऐसे मार्क्स मिलता है। एक ही आंसर को, एक ही सवाल को कितने तरह से आंसर किया जा सकता है। अलग अलग टॉपर्स के कॉपी को अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से आंसर किया गया है। कोई पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, कोई जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कोई दोनों को मिक्स करके लिखते हैं। किसी ने फ्लो चार्ट का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया हुआ है कि फ्लो चार्ट बना के दिखाते हैं कि भाई ऐसा सब कुछ चल रहा है। ठीक है, कोई जो है वो वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं। किन्हीं का होता है कि मैप और डिज़ाइन बना के दिखाते हैं कि भाई ये मैप है। जैसे मैं एक टॉपर की कॉपी देख रहा था तो उसमें उन्होंने डैम पूरा बना के दिखा दिया था, और फिर उन्होंने टरबाइन वगैरह भी बना के दिखाया हुआ था कॉपी में। तो ये सबका अपना अपना यूनिक स्टाइल है। टॉपर्स के कॉपी को डिस्कस करने का हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो ये है कि हम जो बेसिक नीड है इस एग्जाम का उसको समझ पाएं। हम किसी एक तरह के आंसर को लिखने का प्रैक्टिस न करें। हमें ये पहचानना है कि हम किस तरह के आंसर को अपना सकते हैं, किस तरह के आंसर को हम बेहतर लिख सकते हैं। हमारा आंसर राइटिंग स्किल कैसा है, स्टाइल कैसा है, उस स्टाइल को पहले एक बार पहचानना है और फिर उसको इंप्रूव करना है। देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा, दे बोथ आर वेरी एक्सेप्शनल प्लेयर इन टुडेज वनडे इंटरनेशनल और फॉर दैट मैटर पूरे क्रिकेट फैटर्निटी में। ठीक है, आप या फिर इनके अलावा और किसी को आप ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को आप ले लीजिए, सूर्य कुमार यादव हैं, फिर एबी डिविलियर्स थे, या अभी जो मैक्सवेल हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर कोई सेंचुरी स्कोर कर रहा है, हर कोई अपने टीम का बेताज बादशाह है, हर कोई वर्ल्ड लेवल का क्रिकेटर है, लेकिन सबका खेलने का स्टाइल अलग अलग है। हर कोई अलग तरीके से खेलता है। ठीक है, विराट कोहली अलग तरीके से खेलते हैं, रोहित शर्मा उसी बॉल को, उसी पेस के बॉल को, उसी बॉलर को अलग तरीके से शॉट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना यूनिक स्टाइल पहचाना पहले। उन्होंने देखा होगा कि सचिन ऐसे खेलते हैं, द्रविड़ ऐसे खेलते हैं, गांगुली ऐसे खेलते हैं, जो भी बाकी जो प्लेयर्स है वो ऐसे खेलते हैं। उसके बाद उन्होंने पहचाना होगा कि भाई मेरा स्टाइल जो है वो किधर क्लोज है। ठीक है, तो उन स्किल्स को उन्होंने एक्वायर किया, सबसे थोड़ा थोड़ा लिया और फिर अपना एक यूनिक स्टाइल डेवलप किया। ठीक है, अब यूनिक का मतलब ये नहीं कि एकदम यूनिक है कि बैट सब सीधा पकड़ता है तो हम उल्टा पकड़ने लगे, नहीं, बैट सीधा ही पकड़ना है। लेकिन अब देखना है कि मैं टाइमिंग अच्छा कर पाता हूँ या मैं पावर हिटिंग ज़्यादा अच्छा कर पाता हूँ। तो उसी तरीके से आंसर राइटिंग में हम एस्पिरेंट्स को क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई हम फ्लो चार्ट अच्छा बना पाते हैं, मैप अच्छा बना पाते हैं, डायग्राम अच्छा बना पाते हैं, पैराग्राफ में जल्दी लिख पाते हैं टाइम में, या फिर हम पॉइंट्स में लिख के जल्दी टाइम के अंदर में अपना सारा बात कह पाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो इसी के लिए आपको टॉपर्स के कॉपी को एनालाइज करना, समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल बी मिसगाइडेड। और सच में मिसगाइडेंस है यार, गाइडेंस है लेकिन गाइडेंस के साथ मिसगाइडेंस है। अब यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस है, पहली बात। और बहुत ऐसे छोटे छोटे चैनल हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है या बहुत कम जानते हैं, और वो लोग बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं।
तो हैट्स ऑफ टू दोज चैनल्स एंड दोज पीपल हु आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड दे ऑल्सो आर एस्पिरेंट, वो भी एस्पिरेंट हैं या उन्होंने अभी रिसेंटली उनका एग्जाम का अटेम्प्ट खत्म हुआ है, मुझे नहीं पता, बट उनकी बातों को सुन के बस यही लगता है कि हाँ भाई मतलब वो एफर्ट पुट कर रहे हैं, वो चीज़ों को ईमानदारी के साथ बता रहे हैं। तो इसीलिए अगर इस तरह का गाइडेंस कहीं पे मिलता है तो आप ज़रूर उसको देखें, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये एक मेरा कहना था इसको। और चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये रिलेटिवली थोड़ा ईजी है, जो फर्स्ट टाइमर भी होंगे देख रहे होंगे तो उनको कॉम्प्रीहेंड करना आसान लगेगा। ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मौर्यन आर्ट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए मौर्यन आर्ट के बारे में जो पूछा गया, अब 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप समझिए कि इसमें आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, मौर्यन आर्ट का बैकग्राउंड भी आपको लिखना है, उसका स्टाइल भी लिखना है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे डेवलप हुआ है एग्जाम्पल देना है, डायग्राम भी आप बना सकते हैं, उसका रिलेशन आप बुद्धिज्म से बता सकते हैं, मौर्यन आर्ट का कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस आप बता सकते हैं कि आज के डेट में क्या रेलिवेंस है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर आपको तैयार करके रखना है पहले से। ठीक है, कि 38 मार्क्स का आपसे पूछा जाए, आपको ज़्यादा वर्ड्स में लिखना आंसर, तो आप क्या क्या बात लिखेंगे, एक ही चीज़ को नहीं रिपीट करते रहेंगे, अलग अलग सब हेडिंग में अलग अलग बातों को कहेंगे ताकि पढ़ने वाले को मजा आए कि देखो ये बात भी बता दिया, ये बात भी बता दिया, ये बात भी बता दिया, ये भी बता दिया, इंट्रोड्यूस अच्छा किया, कंक्लूड अच्छा किया, भाई इसको अच्छे मार्क्स देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनका कॉपी हम देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, अगर आप एक ओवरव्यू लेना चाहें तो इस कॉपी का ओवरव्यू पहले ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा प्यारा सा मैप क्या दिखाया गया, मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, उसके बाद फ्लो चार्ट का यूज है। ठीक है, डायग्राम है, अलग अलग सब हेडिंग है, एग्जाम्पल्स है, ये देख लीजिए डायग्राम है, एक टेबल यहाँ पे बना दिया इन्होंने। ठीक है, डायग्राम है, टेबल है, टेबल है, आ जाइए इधर, फिर देखिए एक मैप है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन होता है खत्म। और आप अगर मार्क्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, देखिए चेक्ड कॉपी है। ठीक है, तो मार्क्स देखेंगे 10 + 10 + 2 22, जो हमने शुरुआत में ही देखा था, एंड 22 मार्क्स इज एक्सेप्शनली गुड मार्क्स। ठीक है, आप 25 भी ला सकते हैं बट दिस इज एक्सेप्शनली गुड मार्क्स। मैंने मतलब जितना भी इस तरह के आंसर को देखा है तो जो बेस्ट पॉसिबल मार्क्स है वो मुझे 22 के आसपास ही दिखा है। ठीक है, 19 से लेकर 22 तक का वेरिएशन होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर बहुत अच्छा लिखा गया है। अब थोड़ा सा एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कंटेंट पुट किया है। ठीक है, अच्छा एक नंबर ऑफ पेजेस का भी रहता है, तो एक पेज यहाँ पे हुआ, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा पेज ये है, पांचवा पेज ये है, 5 पेज में आंसर खत्म हुआ है। तो 38 मार्क्स का आंसर जो है आप 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स का आंसर 4 पेज में होता है, या साइंस का क्वेश्चन होता है उसका 4 पेज में आंसर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं है, फिर वो रिपीट होने लगेगा। या आप 4 पेज में बहुत अच्छे से आप कंटेंट को कंसाइज करके बता पा रहे हैं तो भी फिर आप 4 पेज में लिख सकते हैं, लेकिन 4 से 4.5 पेज का आप टारगेट बना के रखिए। वैसे भी बीपीएससी में मेंस में अब 6 पेज फिक्स है 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो 6 पेज पूरा भरना मतलब कि फिर वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। 22 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 38 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसको आप टाइम लिमिट में लगभग 20 मिनट में आपको खत्म करना होता है। अब एक आध मिनट आगे पीछे हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एक टाइम लिमिट में खत्म करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी आपको लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स में 5 क्वेश्चन दे देते हैं, वो भी 38 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम के हिसाब से लिखना है। तो जरूरी नहीं जो एक बात बोला जाता है कि पूरा 6 पेज जो है वो फिल करना है। यहाँ पे आप देखिए 5 पेजों में इन्होंने आंसर किया है। बहुत सारे टॉपर्स का आप देखेंगे तो 4.5 पेज से 5 पेज में लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग 4 पेज में लिखते हैं, तो वो अपना अपना अगेन वही अपना अपना स्टाइल है। इनका 5 पेज तक क्यों गया तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए डायग्राम है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डायग्राम का यूज़ किया, तो इनका जो कंटेंट है वो 5 पेज में गया। अगर इसको उन्होंने छोटा बनाया होता तो फिर वो कंटेंट 4.5 पेज में जाता। खैर चलिए अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा है। मौर्यन एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. It is well known for greatest emperors and most importantly art and architecture prevalent during their time called Mauryan art. मौर्यन आर्ट का कैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सिंपल प्लेन इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत मतलब अच्छा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एकदम प्लेन, जो कि आप याद भी रख सकते हैं। यहाँ से अगर आप डायरेक्टली इसको याद रखने और एग्जाम में लिखें तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। मौर्यन आर्ट को कैसे डिफाइन किया भाई, मौर्यन आर्ट को डिफाइन करने के पहले इन्होंने मौर्यन एम्पायर को डिफाइन किया है। ठीक है, मौर्यन एम्पायर जब आएगा तभी तो आर्ट आएगा ना, तो मौर्यन एम्पायर के बाद आर्ट आया है, तो मौर्यन एम्पायर को डिफाइन कर दिया इन्होंने पहले। मौर्यन एम्पायर को कैसे डिफाइन किया, तो जिसने इस्टेब्लिश किया है और जो उनके गुरु थे जिन्होंने उनको हेल्प किया इस्टेब्लिश करने के लिए, जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन थे मौर्यन एम्पायर के पीछे में, नंदा को डिस्ट्रॉय करने के पीछे में। ठीक है, तो इन दोनों का नाम यहाँ पे लिख दिया गया। ये भी बता दिया गया भाई कि ग्रेटेस्ट एम्पायर थे
मतलब ये जो मौर्यन एम्पायर है उसमें एक से एक एम्पायर निकले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बता दिया कि इनके टाइम पे जो मतलब एम्पायर्स के लिए तो जाने ही जाते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए भी जाने जाते हैं उस टाइम के लिए, और वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है मौर्यन आर्ट कहलाता है ना। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखिए इन्होंने एक मैप बना दिया और मौर्यन एम्पायर को दिखा दिया भाई कि यहाँ तक्षशिला से लेके ये पाटलिपुत्र है, ये ईस्टर्न कह सकते हैं आप एक्सपेंस है इसका, ये वेस्टर्न एक्सपेंस है, पूरा ये दिखा दिया गया है। और ये नीचे क्यों कट करके दिखाया गया कि ये जो एक्सट्रीम साउथ था वो मौर्यन एम्पायर के अंडर में नहीं था, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम साउथ था तो वो मौर्यन एम्पायर के अंडर में नहीं था, बाकी आप ये पूरा टेरिटरी जो है मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। और इन्होंने टाइमलाइन भी बता दिया 281 BC, ठीक है। तो ये एक छोटा सा है, यहाँ पे बना दिया गया। तो अच्छा लग रहा है, मैप देख के अच्छा लग रहा है, इंट्रोडक्शन को सब्सटेंशिएट कर रहा है, ठीक है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट, अब यहाँ डायरेक्टली चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट पे इन्होंने शुरू कर दिया। सब हेडिंग है, सब हेडिंग देखिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से मतलब ये जो वर्ड्स है ना वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइप ऑफ मौर्यन आर्ट, टाइप ऑफ द आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट दोनों को इन्होंने बता दिया। आप किसी भी कंटेंट को पढ़ेंगे किसी भी सोर्स से तो यही दोनों लिखा रहता है, कोर्ट आर्ट है और पॉपुलर आर्ट है। चाहे आप बीपीएससी का कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़िए या फिर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत फेमस बुक है नितिन सिंघानिया सर की, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो यही इसी तरह से बताया गया कि कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट में फिर क्या बता दिया गया कि पैलेस है, पिलर है, स्तूपा है, केवा है, ठीक है। मतलब कि जो महल बनाया जाता है, जो पिलर्स बनाया जाता है अशोक के द्वारा, जो स्तूप बनाया जाता है गौतम बुद्ध के रिलिक्स को प्रिजर्व करने के लिए और एक कह सकते हैं आपकी वर्शिप प्लेस बनाने के लिए, और केव्स बनाया जाता है मॉन्क्स के रहने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। लेकिन कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में देखिए आर्ट डेवलप होता है तो कोर्ट आर्ट के अलावा पब्लिक अपने से सुओ मोटो भी डेवलप करती है अपने हिसाब से टेराकोटा का। जैसे हम लोग बचपन में मिट्टी का खिलौना बनाते थे खुद से, घरौंदा बनाते थे खुद से, तो वो पॉपुलर आर्ट का पार्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में बता दिया गया क्या डेवलप हो रहा था, तो स्कल्पचर डेवलप हो रहा था, पॉटरी डेवलप हो रहा था, यहाँ पे टेराकोटा भी लिखा जा सकता था, ठीक है, कि टेराकोटा भी डेवलप किया गया है। तो ये हो गया दो पार्ट का, इसका इन्होंने बता दिया। अब एक एक करके देखिए इन्होंने डील कर दिया। पहला पॉइंट पैलेस, पैलेस के बारे में बता दिया। कैसे बताया, मेगास्थनीज कॉल दीज एज ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो ये मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, तो उसमें उन्होंने पटना और खासकर जो 80 पिलर हॉल जो है अशोका का और चंद्रगुप्त के समय का जो पैलेस है, तो उसके बारे में बोलते हैं कि दे आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो ये देखिए कैसे सब्सटेंशिएट कर रहा है कि भाई आप एक जो ट्रैवलर आया हुआ है उसके बुक से आप पॉइंट निकाल के और बता रहे हैं कि भाई मैं नहीं बोल रही, ये मेगास्थनीज का कहना है कि जबरदस्त क्रिएशन था। अब मेगास्थनीज ने बोला है तो इसका मतलब कि पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट आर्ट है ये, ठीक। तो कितना सब्सटेंटिव लग रहा है यहाँ पे। अब आप कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको मिलता है। इसको क्या है, पहले शुरुआत में समझ लेना है कि किस पर्सपेक्टिव में बोला जा रहा है, किस तरह से बोला जा रहा है। उसका देखिए इसको एग्जाम में यूज कर लिया गया, ऐसा थोड़ा कि पूरा इंडिका बुक हमें पढ़ना है भाई, उसमें 3-4 बातें बोली गई, उसको याद रखना और जगह जगह पे यूज करना है, उसको कर लिया गया यहाँ पे। इसके अलावा और भी कोई स्कॉलर ने बोले तो उनका भी बात लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये कॉपी देख के ये देखिए, ये जो ट्रायंगल वाला स्टाइल है, ये देख के मुझे श्रुति शर्मा मैम की याद आ रही है कि उनके कॉपी में जब आप एग्जांपल्स को देखेंगे तो ऐसे ही ट्रायंगल बना के एग्जांपल को घेरा जाता है। बहुत लोग गोल घेरते हैं, बहुत लोग स्क्वायर करते हैं। श्रुति शर्मा AIR 1 UPSC, उनकी कॉपी को देखेंगे तो एग्जाम्पल्स ऐसे ही घेरा होता है। 80 पिलर्ड हॉल एट कुम्हरार लिख दिया गया और एक खूबसूरत इसका प्लान बना दिया गया, डायग्राम बना दिया गया, ठीक है। डेटा भी दे दिया गया, 140 मीटर लॉन्ग, 120 मीटर वाइड। देखिए इट्स रूफ एंड फ्लोर वेयर मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। चीफ मटेरियल जो यूज किया गया वो वुड था, ठीक है। इसका डायमेंशन दे दिया गया और टिक किया गया यहाँ पे, मतलब कि इस पे फोकस गया एग्जामिनर का। 120 मीटर, 140 मीटर, और देखिए बहुत ये टफ नहीं है याद रखना, 80 पिलर्ड हॉल, 140 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। तो ये हुआ यूनिकनेस आंसर का। फाइयान कॉल दिस एज गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट। देखिए दूसरा स्कॉलर आ गया, फाइयान कॉल दिस एज गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट। एक चाइनीज स्कॉलर आ गया, ऊपर मेगास्थनीज ग्रीक स्कॉलर था, दोनों ने बोल दिया, ठीक है। नाम क्या दिया, चेस बोर्ड पैटर्न, ठीक है। ये भी यहां पे लिख दिया गया, 80 पिलर्ड हॉल। दूसरा पिलर्स में आ जाइए, पिलर्स का डायग्राम बना दिया गया भाई, सिंपल एकदम प्लेन डायग्राम, और उसको लेबल कर दिया गया कि ये शाफ्ट है। यहाँ पे लिख भी सकते थे मोनोलिथ है, एक ही पिलर में मतलब एक ही पत्थर का बना होता है। उसके बाद बेस, एबैकस, कैपिटल जो कि एनिमल का होता है, एक ऐसा एनिमल बना के दिखा दिया गया। अब वहाँ पे कलाकारी तो करनी नहीं कि एकदम बढ़िया सा शेर बनाना है, जितना बन रहा है आप बस खाली आप दिखा दीजिए, डिपिक्शन करना है, आपको दिखाना है कि भाई मुझे मालूम है, मैंने पिलर्स को पढ़ा है, मैंने देखा है,
है ना, और उसका सिग्निफिकेंस बता देना है। तो देखिए यहाँ पे पिलर्स को बता दिया गया है, एक एक चीज को बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसके लोकेशंस को, एग्जांपल लोकेशन ऑफ पिलर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, ठीक है। तो ये इनका अपना है, ठीक है, कि भाई टेबल इन्होंने बना दिया है। टेबल बना के क्या बताया है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इतने एरिया में कवर हो गया। ये लोकेशन ऑफ पिलर कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और वहाँ कैपिटल क्या है। तो लायन कैपिटल, बुल कैपिटल, लायन कैपिटल क्या है, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, सारनाथ। सारनाथ में लायन कैपिटल है जो कि हमारा नेशनल एम्बलम भी है। रामपुरवा में बुल कैपिटल है। लौरिया नंदनगढ़ ईस्ट चंपारण में है, यहाँ पे भी लायन कैपिटल है, ठीक है। तो एक टेबल में इतना इंफॉर्मेशन आ गया। स्तूपा के बारे में बात करें तो स्तूपा को डिफाइन कर दिया, दीज आर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर कार्व्ड ऑफ बुद्धिस्ट रेलिक्स एंड आर यूज्ड फॉर मेडिटेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा बता दिया गया यहाँ पे। ये पूरा एक स्तूपा बना दिया गया है, तोरण द्वार बना दिया गया, इसका बाहर का बाउंड्री बनाया गया, प्रदक्षिणा पथ बना दिया गया, अंड बना दिया गया, इसके ऊपर हर्मिका, छतरी और यष्टि बना दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें, तोरण गेट वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप लेवल कर रहे हैं तो और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि अंड का सिग्निफिकेंस क्या है बनाने का, प्रदक्षिणा पथ का सिग्निफिकेंस क्या है बनाने का, तोरण द्वार का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या सिग्निफाई करता है बुद्धिज्म में, ठीक है। ये क्या सिग्निफाई करता है, क्षत्रिय और हर्मिका क्या सिग्निफाई करता है, बुद्धिस्ट फिलोसफी को कैसे ये दिखाता है। क्योंकि अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि बुद्धिस्ट फिलोसफी को उसके मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर से कैसे दिखाया जा रहा था। तो आप यही बताएंगे ना भाई कि जो अंड है वो क्या सिग्निफाई करता है, इसके चारों तरफ जो हम लोग चक्कर काटते हैं प्रदक्षिणा पथ में, जो सर्कम एम्बुलेटरी पैसेज है वो क्या सिग्निफाई करता है जब हम गोल गोल घूमते हैं, ये जो गेट है एंट्री है वो क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो स्तूपा का एक एक पार्ट है, तोरण द्वार से लेके प्रदक्षिणा पथ, अंड और उसके ऊपर जो हर्मिका, छतरी और यष्टि है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। बस आपको लिखना है कि तोरण द्वार सिग्निफिकेंस, प्रदक्षिणा पथ सिग्निफिकेंस, अंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। ऐसे करके आप लिख के बताएंगे। इसका भी एग्जांपल देखिए वैसे ही बताया गया, स्तूपा एंड स्टेट, स्तूपा एंड स्टेट, सांची का स्तूपा एंड भरत स्तूपा, भरत तो राजस्थान में है, खैर सांची मध्य प्रदेश में है, जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बाइरथ का जो स्तूपा है वो राजस्थान में है, बहुत फेमस है, और आप कह सकते हैं कि हाफ डिस्ट्रॉयड है, मतलब उसको ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया। तो अभी जो है ना आपको इंटैक्ट कंडीशन में नहीं मिलेगा, गूगल में आप उसको देख सकते हैं उसका चित्र, ठीक है। केव के बारे में बता दिया गया। देखिए दशरथ केव जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो बराबर हिल्स पे बनाया गया है, तो एक डिज़ाइन बना दिया गया कि देखिए भाई केव तो बनाया गया ऐसे गोल दरवाजा है और थोड़ा सा डिजाइनिंग भी कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि भाई हाँ जो केव था उसको उसमें थोड़ा सा जो है ना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उसमें दिखाया गया है। तो रॉक कट केव है। बिहारा एंड चैत्या, बिहारा के बारे में बता दिया गया, चैत्या के बारे में बता दिया गया। अगेन एग्जाम्पल इस तरह से टेबल में बताया गया, ठीक है। केव, डोनेशन, नेम, जो इनको इन्फॉर्मेशन याद था उसको इन्होंने टेबल में कर दिया। अब बात क्या है, कुछ लोग सोचेंगे ना यार एग्जाम में ऐसे कैसे कर पाएंगे, मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। कर पाऊंगी। करने के लिए क्या करना है, करने के लिए ये करना है कि आपको एग्जाम से पहले इसको बना के लिख के रख लेना है अपने नोट्स में, है ना, और उसको बार बार देखना है। तो देखिए आपके लिए कितना आसान होगा। लेकिन कोई नया इन्फॉर्मेशन अगर आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना तो आप गड़बड़ कर जाएंगे, या आप बिना पहले एग्जाम से किए हुए डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो जिन्होंने भी ये किया है, मैम ने जो किया है, प्रीति मैम ने जो किया है इसको, तो वो एग्जाम से पहले इसको उन्होंने किया हुआ है और तब जाके एग्जाम में रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले से तैयार करने वाली चीज़ है, पहले से कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। डायग्राम आप पहले से बना के सोच लीजिए कि मैं बस यही डायग्राम बनाऊंगा या बनाऊंगी, वही डायग्राम जाके एग्जाम में बनाऊंगा, जाके सोचना नहीं है। आपने जो सोचना था, जो समझना था, पहले सोच लिया, अपने नोट्स को फाइनलाइज कर लिया कि ये डायग्राम बनाना है अगर स्तूपा का, तो जो पीछे बना था वैसा बनाना है, जो केव का डायग्राम बनाना है तो ऐसा बनाना है, ठीक है। स्कल्पचर पे तो देखिए उसी तरह से स्कल्पचर और लोकेशन, ठीक है। यक्ष, यक्षिणी, न्यूड सेंट एंड लाफिंग बॉय, कार्व्ड एलिफेंट। धौली का कार्व्ड एलिफेंट है, आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे फाइन आर्ट का, बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है और बहुत फेमस है, ठीक है। लगता है कि हाथी जैसे किसी गुफा से बाहर निकल रहा, उड़ीसा का धौली में। लाफिंग बॉय है बुलंदी बाग, ये पटना में ही है, गुलजार बाग के आसपास में। न्यूड सेंट है लोहानीपुर पटना। यक्षिणी दीदारगंज, ये भी फेमस है। इसके बारे में अगर आप कहानी नहीं जानते हैं तो भाई इसको एक अंग्रेज ऑफिसर ने रिकवर किया था, जो धोबी घाट है पटना सिटी में, दीदारगंज में। तो वहाँ पे इसको उल्टा करके, मतलब यक्षिणी की मूर्ति अगर है ना, तो मगर आप इसको ऐसे समझिए कि इधर चेहरा है, बॉडी का पार्ट इधर है, पीछे पूरा पीठ है, तो ऐसे इसको पत्थर के जैसा यूज किया जाता था स्लैब की जगह, और इसमें धोबी जो है वो कपड़ा धोते थे, ठीक है। वो थैंकफुली एक्सीडेंटली जो है ना ये मिल गया उस अंग्रेज ऑफिसर को, और इसलिए जो यक्षिणी की मूर्ति है उसको आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, एक तरफ से उसका हाथ टूटा हुआ है, वो कपड़ा धोने की वजह से टूट गया था,
ठीक है, तो ये इसका स्टोरी है। तो खैर दीदारगंज पटना में, और यक्ष जो है वो लोहानीपुर में। यक्ष यक्ष नहीं, देखिए आप कहीं पे भी इसको आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं। तोरण द्वार में भी यक्ष यक्षनी का यूज किया जाता है, साल भंजिका का यूज किया जाता है, जिसके हाथ में आप देखते हैं कि एक ऐसा करके पंखा टाइप का रहता है, या आप कह सकते हैं जो पहले पुराने सीरियल्स में हम लोग देखते थे कि कोई राज्य का कोई किंग बैठा हुआ है तो उसको जो इसको क्या बोलते हैं, विस्क फैन बोलते हैं, मक्खी मच्छर उड़ाने के लिए और हवा करने के लिए होता है। ठीक है, इसमें ऐसे 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 फाइबर टाइप का रहता है, कपड़ा टाइप का रहता है, तो वो साल भंजिका है। ठीक है, या उसके हाथ में पेड़ का भी कुछ मतलब ब्रांचेस भी होते हैं, तो उसको इसलिए भी साल भंजिका बोला जाता है। तो ये यक्ष यक्षनी जो है ना, ये मेन मॉडल है, इसी पे देवी देवताओं का जो है वो चेहरा बनाया गया है। ठीक है, तो यक्षनी दीदारगंज यक्षनी एक अपने आप में मतलब स्कल्पचर है। इसके अलावा यक्षनी का आपको एग्जांपल देना है तो कहीं और का भी दे सकते हैं। तो टेबलर फॉर्म में मैम ने इसको भी दिखा दिया है। इसके बाद आप देखिए पॉटरी है, दिखा दिया गया। ठीक है, सेंटर्स ऑफ पॉटरी मेड अप ऑफ बर्न सॉइल वेयर कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पॉटरी में देखिए जैसे मौर्यन आर्ट का है, यहाँ पे क्या है आप और पॉइंट लिख सकते थे कि नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसको बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक होता है। यूज इसका बता देते हैं कि भाई इसका ऑर्नामेंटल यूज भी होता है, मतलब डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और डेली नीड के लिए भी यूज करते हैं। और उसका एक आध पॉटरी का आप दिखा देते हैं छेद करके कि ये परफोरेटेड पॉटरी है, लिकर स्ट्रेन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा। तो पॉटरी का थोड़ा सा यहाँ तक आ जाता या यहाँ तक आ जाता मामला। ठीक है, तो पॉटरी हो गया डील। अब देखिए रेलिवेंस क्या है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपने रेलिवेंस बता दिया है। ठीक है, तो रेलिवेंस कंटेम्प्रेरी क्या है, सारनाथ कैपिटल है, दैट इज इन आर नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। यहाँ पे और भी आप बता सकते हैं कि रेलिवेंस क्या है भाई। तो आज के डेट में जो वायलेंस हो रहा है या किसी भी तरह का वायलेंस है, वायलेंस क्या है, एक तो फिजिकल वायलेंस है, वॉर हो रहा है। ठीक है, सिविल वॉर हो रहा है दुनिया में। दूसरा वायलेंस क्या है, पॉवर्टी के टर्म में है। ठीक है, तीसरा वायलेंस क्या है कि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो उन चीज़ों को जो है ना आप बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेट करके बता सकते हैं। सांची का स्तूपा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट, तो फिर यहाँ पे ये कर सकते हैं कि रेलिवेंस ये है कि मतलब फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअलिटी तो हमें देता ही है, टूरिज्म भी डेवलप होता है तो इंडिया में टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, हमारा सॉफ्ट पावर का पार्ट है ये। ठीक है, तो हम डिप्लोमेटिकली जैसे जापान गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ जापान में बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो वहाँ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वहाँ पे उनको गिफ्ट किया जाएगा, वहाँ के पीएम को या प्रेसिडेंट को। चाइना जाएंगे तो वही सेम चीज़ होगा। तो जहाँ जहाँ बुद्धिज्म है तो वहाँ हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए बुद्धिज्म को यूज़ करते हैं। यूज़ करने का मतलब कि भाई हमारा कल्चर है तो हम अपने कल्चर को दिखाते हैं, कल्चरल कनेक्ट एक दिखाते हैं कि जापान और इंडिया के बीच में बुद्धिज्म एक कनेक्शन है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, आसियान कंट्री है, तो बुद्धिज्म जो है हमारे लिए ब्रिज है। ठीक है, इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है, चाहे वो वियतनाम हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो भी है उसका इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है भाई, तो जो ब्रिज है हमारा बुद्धिज्म है। ठीक है, एंशियंट ब्रिज है। इसके अलावा तो ट्रेड, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई सब कुछ होता है, बट बुद्धिज्म हमारा कल्चरल कनेक्ट है। तो इसी तरह से चाइना से भी है, इसी तरह से जापान से भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से इसका रेलिवेंस दिखाना है। ये देखिए बुद्धिस्ट सर्किट इन बिहार बनाया जा रहा है, अगेन वो टूरिज्म के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बोध गया, रामपुरबा, लौरिया नंदनगढ़, वैशाली, मेन जो हॉट स्पॉट है बुद्धिज्म का, और उसको यहाँ पे ऐसे करके दिखा दिया गया। बेहतरीन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का आंसर खत्म होते होते भी एक डायग्राम इन्होंने बना दिया। दस मौर्यन अलॉन्ग विथ expanding empire up to Takshila also patronized art which are relevant even today. Buddhist idea like Panchasheel is used in India's foreign policy. देखिए आ गया contemporary relevance, और इसलिए इनको यहाँ पे मिला है 22 मार्क्स। अगर एक दो चीज़ें और ऐड हो जाती तो हो सकता है 23, 24 हो जाता मार्क्स, है ना, 25 हो जाता। जैसे पॉटरी वाला हमने डिस्कस किया कि पॉटरी बस ये 2 लाइन में खत्म हो गया। तो नो डाउट कि जैसे देखिए एग्जाम कंडीशन में इन्होंने इस आंसर में आप देखेंगे कितना सारा डायग्राम, कितना सारा मैप है। तो ये चीज़ें होंगी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप जाते और वहाँ पे कर देते या मैं जाता वहाँ पे कर देता। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें अपने तरफ से छूटती हैं, तभी तो फुल मार्क्स नहीं मिलता है ना। तो इनका पॉटरी वाला सेक्शन में मान लीजिए कि यूज वाला पार्ट लिख देते तो कहीं और पे बेहतर किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम बच गया, टाइम कम बच गया, तो टाइम लिमिट में ख़त्म करना था, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि चलो इसको 2 लाइन लिख के ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं देना है। तो इस आंसर से हमने क्या सीखा कि आंसर को एकदम सिंपल प्लेन रखना है। अगर आप सिर्फ इस आंसर को पढ़ के जाएंगे ना तो मौर्यन आर्ट पे जो सवाल आएगा उस सवाल को आप लिख पाएंगे। ठीक है, बस इस आंसर को याद कर लें। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंटेंट है, सब कुछ इसमें लिख दिया गया है।
ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आप बुक से ऐड कर लीजिए। तो जो भी स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ा गया है वही उसी को यूज करके आंसर लिखा गया है स्ट्रक्चर्ड वे में। देखिए फ्लो चार्ट, यहाँ पे एक मैप, ठीक है, डायग्राम। तो फ्लो चार्ट हो गया, मैप हो गया, डायग्राम हो गया। फ्लो चार्ट हो गया, मैप हो गया, डायग्राम हो गया, टेबल हो गया। फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम, टेबल, ठीक है। डायग्राम आ गया, डायग्राम आ गया, टेबल आ गया, ठीक है, और मैप आ गया। तो जो एक्सेप्शनल चीज इन्होंने यूज किया वो क्या था? फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम एंड टेबल, FMDT, ठीक है। यहां से हमने ये सीखा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। टॉपर्स के कॉपी को आप नहीं एनालाइज करेंगे, टॉपर्स के कॉपी को नहीं देखेंगे, तो देखिए मतलब आप ट्रबल में रहेंगे, आपकी तैयारी ट्रबल में रहेगी। सो दिस इज योर अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एनालाइज द टॉपर्स कॉपी, टू सी दैट एंड टू सी दैट अगेन एंड अगेन। आप 4 बार एक ही चीज को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सेंस बनता है। और तब फिर आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें क्या कमी है और उसमें क्या अच्छा है, कमी को कैसे और इम्प्रूव करना है, अच्छाई को और कैसे इंप्रूव करना है, कमी को कैसे कम करना है, खत्म करना है, ये आपको समझ में आएगा। और ये एक थॉरो प्रोसेस है जो 3-4 महीने आपको लगेंगे। 15 दिन में आंसर राइटिंग किसी को नहीं आता है, ठीक है। वो पीछे का तैयारी होता है तो बीपीएससी भी 15 दिन 20 दिन में पढ़ के निकलता है। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी 15 दिन में पढ़ के निकल जाएगा। तैयारी जो चाहिए, जो हार्डवर्क, जो डेडिकेशन, जो जो सब कुछ चाहिए तैयारी को, वो तो देना पड़ेगा, ठीक है। और वो यहाँ पे इस कॉपी में, प्रीति मैम के कॉपी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम। टेलीग्राम हमारा बीपीएससी बेसिक्स के नाम से है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे वीडियोस बीपीएससी बेसिक्स के प्लेलिस्ट में है, जैसे साइंस का एनसीईआरटी का पूरा वीडियो है, यू कैन वॉच दैट एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। टॉपर्स के कॉपी को हम लोग आगे भी ऐसे इसी तरह से एनालाइज करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।